आइए दीवाने गालिब की गज़ल नंबर 47 पढ़ते हैं। इसके अंदर 3 शेर हैं। तीनों बहुत खूबसूरत शेर हैं और बहुत कॉम्प्लिकेटेड शेर भी हैं। जिस इमेजिनेशन के लिए गालिब साहब को इतना बड़ा शायर माना जाता है, दैट इमेजिनेशन एंड इमेजरी रियली शाइन्स थ्रू इन दीज वर्सेस, एंड आई एम होपफुल आई एम एबल टू डू सम जस्टिस टू दीज। तो आइए शेरों को पहले पढ़ते हैं। तो पहला शेर है कि लताफत बेकसाफत जलवा पैदा कर नहीं सकती। लताफत बेकसाफत जलवा पैदा कर नहीं सकती, चमन जंगार है आईनाए बादे बहारी का। हरीफ जोशिश दरिया नहीं खुददारी ए साहिल। हरीफ जोशिश दरिया नहीं खुददारी ए साहिल। जहाँ साकी हो तू बातिल है दावा होशियारी का। बहारे रंगे खूने गुल है सामा अश्क बारी का। बहारे रंगे खूने गुल है सामा अश्क बारी का। जुनून बर्क नश्तर है रगे अबरे बहारी का। तो पहला शेर देखते हैं कि लताफत बेकसाफत जलवा पैदा कर नहीं सकती, चमन जंगार है आईना बादे बहारी का। इस शेर के अंदर गालिब साहब ने कुछ कॉन्सेप्ट्स यूज़ किए हैं। पहले उन कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करते हैं, फिर उसके बाद हम इस शेर का मतलब और वर्ड्स का मतलब समझने की कोशिश करेंगे। तो गालिब साहब कहते हैं कि इस कायनात में, इस दुनिया में कुछ हिडन मिस्टीरियस एंटिटीज़ हैं जो इस दुनिया को चला रही है। उन एंटिटीज़ को उन्होंने बहुत ही रिफाइंड, डेलिकेट, सोफिस्टिकेटेड बताया है। और साथ में वो ये कहते हैं कि उन एंटिटीज़ को आप टच नहीं कर सकते, उनको आप देख नहीं सकते, आप सिर्फ उनके इफ़ेक्ट्स को देख सकते हैं। और जो इफ़ेक्ट्स हैं उनको उन्होंने क्रूड, अनसोफिस्टिकेटेड बताया है। तो इस दुनिया की कोई भी खूबसूरत, कितनी खूबसूरत चीज़ क्यों ना हो, इस शेर के कॉन्टेक्स्ट में दैट इज़ इम्प्योर, दैट इज़ क्रूड। और उस इफ़ेक्ट को पैदा करने वाली जो पावर है, जो एंटिटी है, दैट इज़ रिफाइंड, डेलिकेट, सोफिस्टिकेटेड। और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि जो वो हिडन मिस्टीरियस एंटिटीज़ हैं उनको इम्प्योरिटी और क्रूडनेस को यूज़ करना पड़ता है अपना जलवा दिखाने के लिए, है। तो अब उस एंटिटी को अगर दिखाना है कि मैं यहाँ हूँ, उसको अपना जलवा दिखाना है, तो इसको किसी क्रूड फॉर्म का इस्तेमाल करना पड़ेगा। तो इन कॉन्सेप्ट्स को आप दिमाग में रखें, फिर इस शेर को समझने की कोशिश करते हैं। तो कहते हैं लताफत बेकसाफत जलवा पैदा कर नहीं सकती। लताफत का मतलब है डेलिकेटनेस, फाइननेस एंड एलिगेंस। कोई बहुत ही डेलिकेट और फाइन चीज़ जो है उसके लिए वर्ड यूज़ किया जाएगा लताफत। और कसाफत का मतलब है ऑपोजिट ऑफ दैट, लाइक ग्रोसनेस, क्रूडनेस, इम्प्योरिटी, फाउलनेस। या तो कहते हैं कि लताफत बेकसाफत जलवा पैदा कर नहीं सकती, कि जो एक फाइन, डेलिकेट, प्योर एंटिटी है वो इम्प्योरिटी या क्रूडनेस की मदद के बिना अपना जलवा नहीं दिखा सकती। सो बेसिकली लाइटनेस और रिफाइनमेंट कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स ग्लोरी और अपीयरेंस विदाउट यूजिंग सम फॉर्म ऑफ इम्प्योरिटी और क्रूडनेस। ये तो थी पहली लाइन। और दूसरी लाइन का लिटरल मीनिंग ये है कि चमन जंगार है आईना ए बादे बहारी का। चमन का मतलब है गार्डन, जंगार इस केस के अंदर रस्ट को कहेंगे, जंगार, या फिर जो मेटेलिक ऑब्जेक्ट्स के ऊपर ग्रीन कलर का पटीना या वर्डिग्री आ जाता है उसको जंगार बोलेंगे। तो हरे रंग का रस्ट या वर्डिग्री इमेजिन करें मेटेलिक ऑब्जेक्ट के ऊपर। तो कहते हैं कि जो और बादे बहारी का मतलब है स्प्रिंग ब्रीज, आईना तो आपको पता ही है, मिरर। तो कहते हैं ये जो गार्डन है, ये जो चमन है, ये बादे बहारी के आईने के ऊपर लगा हुआ जंगार है। सो मल्टीपल लेयर्स ऑफ इमेजिनेशन है। अच्छा, अब वो क्या कह रहे हैं, जैसा मैंने पहले बताया कि पहली उन्होंने बादे बहारी जो है उसको एक मिस्टीरियस, फाइन, डेलिकेट एंटिटी बताया है, जिसको आप देख नहीं सकते, आप सिर्फ उसके इफ़ेक्ट्स को देख सकते हैं। और बादे बहारी का इफ़ेक्ट जो बादे बहारी प्रोड्यूस करती है अपना जलवा दिखाने के लिए, वो क्या है, वो चमन है। वो एक गार्डन प्रोड्यूस करती है। जब स्प्रिंग आता है, क्या मौसम आता है, जब बहार आती है, तो जो बादे बहारी चलती है उसको तो आप नहीं देख सकते, वो अपना जलवा दिखाने के लिए क्या करती है, इस दुनिया को हरा भरा कर देती है, इस चमन को प्रोड्यूस कर देती है, इस गार्डन को प्रोड्यूस कर देती है। ठीक है। अब इस सिचुएशन को उन्होंने कंपेयर किससे किया है कि आप इमेजिन करें कि एक मेटेलिक मिरर है। अगर वो बहुत ही ज़्यादा पॉलिश्ड, बहुत ही ज़्यादा रिफाइंड, बहुत ही हाई क्वालिटी मिरर है,
और आपके सामने वो मिरर रखा है तो उसके अंदर आपको अपनी रिफ्लेक्शन तो दिख जाएगी, लेकिन आप ये नहीं कह सकेंगे कि ये मिरर जो है यहाँ पे है कि नहीं है। आपकी आंखों को वो मिरर जो है दिखाई नहीं देगा। तो अब अगर मिरर को अपने आप को दिखाना होगा तो इस शेर के कॉन्टेक्स्ट में मिरर क्या करेगा, अपने ऊपर उस जो जंगार उसके ऊपर लग जाता है उसकी हेल्प लेगा। या तो जब उसके ऊपर वो हरे रंग का जंगार लग जाएगा तो आप उस जंगार को देख के कह सकते हैं कि हाँ यहाँ पे एक मेटेलिक आईना भी है। या तो गालिब साहब की इमेजिनेशन में जब बाद बहारी के आईने के ऊपर जंगार लग जाता है और जब बाद बहारी अपने आप को इस दुनिया में अपना जलवा पैदा करना चाहती है तो वो चमन को इस्तेमाल करती है। जैसे कि एक आईना जो है वो अपना जलवा दिखाने के लिए जंगार को इस्तेमाल करता है। आप आईने को भी नहीं देख सकते, आप आईने को भी परसीव नहीं कर सकते, आप बाद बहारी को भी देख नहीं सकते, बाद बहारी को भी टच नहीं कर सकते। दोनों चीज़ें बहुत फाइन और डेलिकेट हैं, लेकिन वो क्रूड चीज़ों को इस्तेमाल करती हैं अपना जलवा दिखाने के लिए। और वो क्रूड चीज़ें क्या हैं? जंगार है, रस्ट है, और इन द सेम वेन उन्होंने जो इस दुनिया में चमन जो गार्डन प्रोड्यूस किया जाता है बाद बहारी से, उसको भी एक क्रूड एंटिटी बताया है। तो जो चीज़ दिखाई दे रही है आपको इस दुनिया के अंदर वो क्रूड है, जो एंटिटी बिहाइंड द सीन्स उस इफ़ेक्ट को प्रोड्यूस कर रही है वो फाइन और डेलिकेट है। इस केस के अंदर बाद बहारी एक एग्जांपल हो सकता है। इस दुनिया के अंदर जो डिविनिटी जो शेर व शायरी में आती है वो भी एक एग्जांपल हो सकता है। ओके, आई होप इट मेड सेंस। तो शेर को दोबारा पढ़ देते हैं कि लताफत बेकसाफत जलवा पैदा कर नहीं सकती, चमन जंगार है आईनाए बाद बहारी का, कि द लाइटनेस कैन नॉट प्रोड्यूस इट्स ग्लोरी और अपीयरेंस विदाउट यूजिंग crudeness or impurity, and this garden in this world is merely rust or verdigris on the mirror of the spring breeze। अच्छा, अब अगला शेर देखें कि हरीफ जोशिश दरिया नहीं खुददारी साहिल, हरीफ जोशिश दरिया नहीं खुददारी साहिल, जहाँ साकी हो तू बातिल है दावा होशियारी का। इस केस के अंदर भी बहुत खूबसूरत उन्होंने इमेजिनेशन यूज़ किया है, इमेजरी यूज़ की है। इस शेर का जो जेस्ट है वो दूसरी लाइन में है। एनीवेज इसके वर्ड्स को पहले देखते हैं। हरी जोशिश दरिया का मतलब है एजिटेशन ऑफ द सी, और हरीफ मीन्स लाइक somebody who is equal or a peer or somebody who can confront something। तो कहते हैं कि और खुददारी साहिल का मतलब है सेल्फ रिस्पेक्ट और सेल्फ पोजेशन ऑफ द शोर। साहिल जो समुद्र का किनारा होता है उसको बोला जाता है। तो कहते हैं कि जो खुददारी साहिल है, it is not an equal to the agitation of the ocean। ये एक बात है। और दूसरी लाइन में वो कहते हैं जहाँ साकी हो तू, तो अपने महबूब की बात कर रहे हैं कि वो कहते हैं कि जहाँ तू साकी हो तो वहाँ पे जो तेरे चाहने वाले हैं उनके जो दावे हैं, उनके जो बेसिकली जो वो दावा करते हैं, जो वो क्लेम्स करते हैं, जब वो कस्में खाते हैं, जो होशियारी, इन दिस केस थिंक अबाउट होशियारी एज सेल्फ कंट्रोल, तो उनके होशियारी के सारे दावे जो हैं, सेल्फ कंट्रोल के सारे दावे जो हैं वो झूठे हो जाते हैं, वो टूट जाते हैं जब तू खूबसूरत महबूब साकी बन के उनके सामने आता है। क्या? अच्छा, तो अब इमेजिन कीजिए कि महबूब की महफिल लगी हुई है या शराब की महफिल लगी हुई है, उसके अंदर उस खूबसूरत महबूब को चाहने वाले आशिक बैठे हुए हैं और वो आशिक जो हैं वो कस्में खा के आए हैं कि हम शराब अब नहीं पिएंगे, लेकिन वो खूबसूरत महबूब वहाँ पे साकी बन के आ गया है उनको शराब पिलाने। अब उनकी उस महबूब की खूबसूरती को देख के, उसकी आंखों के नशे को देख के, ये जो आशिक लोग जो हैं इनके सारे वादे टूट जाएंगे, ये रेजिस्ट नहीं कर पाएंगे उस खूबसूरत महबूब के हाथों से शराब पीना है। तो बेसिकली उनके सारे जो होशियारी के दावे होंगे वो बातिल हो जाएंगे। बातिल का मतलब है फॉल्स और वेन, या झूठे हो जाएंगे बेसिकली। अच्छा, तो ये बात तो थोड़ी सिंपल है कि महबूब के सामने आशिकों की कुछ नहीं चलती। वो जितनी भी कस्में खा लें, शराब नहीं पिएंगे, जब महबूब साकी बन के आएगा तो वो शराब पीने पे मजबूर हो जाएंगे। पहली लाइन में वो क्या कह रहे हैं, वो इमेजरी जो ये पेश कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि जो समंदर है, जो दरिया है, वो बड़ी शिद्दत के साथ साहिल के गले लगना चाहता है।
तो साहिल जो है उसके अंदर खुददारी है, उसके अंदर सेल्फ रिस्पेक्ट है। या तो जैसे इस असली दुनिया के अंदर भी अगर कोई किसी खूबसूरत महबूबा के गले लगने चाहे तो वो उसको रेजिस्ट करेगी। क्यों? क्योंकि इसके अंदर खुददारी है, सेल्फ रिस्पेक्ट है, कुछ शर्म है उसके अंदर, राइट। ऐसे आप दौड़ के किसी के भी गले नहीं लग जाते, राइट। तो जो साहिल है उसके अंदर खुददारी है, उसकी खुददारी जो है वो रेजिस्ट कर रही है समंदर के एडवांसेस को। लेकिन वो कहते हैं कि दरिया की जोशिश, दरिया की एजिटेशन जो है साहिल से गले मिलने की इस हद तक बढ़ जाती है कि फिर जो है साहिल की खुददारी जो है वो टूट जाती है। वो साहिल कैन नॉट रेजिस्ट द एडवांसेस ऑफ द सी एनी मोर। इट हैज़ टू गो आउट एंड एम्ब्रेस द ओशन, एम्ब्रेस द सी एंड बिकम वन विद द सी। देखिए कैसी खूबसूरत इमेजिनेशन इसके अंदर यूज़ की है कि जो समंदर है वो साहिल को गले लगाना चाहता है। साहिल की खुददारी जो है वो शर्म के मारे या खुददारी के मारे रेजिस्ट कर रहा है, लेकिन फिर जो समंदर है उसकी जोशिश, उसकी एजिटेशन इस हद तक पहुंच जाती है कि अब उस साहिल की खुददारी भी जो है वो ख़त्म हो जाती है। और इसी सिचुएशन को उन्होंने इसी एग्जाम्पल को उन्होंने यूज़ किया है डिस्क्राइब करने के लिए कि जब खूबसूरत महबूब साकी बन के आता है, जो उसके आशिक हैं उनके सारे होशियारी के दावे जो हैं वो भी टूट जाते हैं। हरीफ जोशिश दरिया नहीं खुददारी ए साहिल, जहाँ साकी हो तू बातिल है दावा होशियारी का। अच्छा, तो अगला शेर देखें। ये शेर, इसका मतलब समझना बहुत मुश्किल है। बहुत खूबसूरत इसके अंदर इमेजरी है। आई थिंक इट्स प्योर इमेजरी इन वर्ड प्ले। इसका एक हद तक हम मीनिंग जो है वो डिड्यूस कर सकते हैं, बाकी आई थिंक इट्स मोर ओपन टू इंटरप्रिटेशन। तो वो कहते हैं कि बहारे रंगे खूने गुल है सामा अश्क बारी का, बहारे रंगे खूने गुल है सामा अश्क बारी का, जुनूने बर्क नश्तर है रगे अब्रे बहारी का। तो पहली लाइन के अंदर उन्होंने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया है बहारे रंगे खूने गुल, तो दिस इज़ ए स्प्रिंग टाइम ऑफ द कलर ऑफ द ब्लड ऑफ द रोज़। इम्प्लीकेशन ये है कि ये जो बहार आई है इसके अंदर जो रंग है वो गुलाब के फूल या फूलों के खून का रंग है। फूलों को कत्ल किया गया है इस बहार को सजाने के लिए, इस बहार में रंग ऐड करने के लिए। तो ये कोई खुशी की ओकेजन तो नहीं है, ठीक है, खूबसूरत बहार तो है, लेकिन कितने फूलों का खून लगा है इस बहार को रंग देने के लिए। तो इसलिए वो कहते हैं कि ये जो बहार रंगे खूने गुल है ये सामा है अश्कबारी का। अश्कबारी मीन्स शेडिंग ऑफ टीयर्स, सामान मीन्स इक्विपमेंट। सो बेसिकली ही इज सेइंग दैट द स्प्रिंग of the color of the blood of the roses is an equipment to produce tears, right? So this is an equation. So basically बाहर जब आई है तो ये टाइम है रोने का, ये खुशी मनाने का टाइम नहीं है, ये रोने का टाइम है, उन्होंने ये बताया है। इट्स एन इक्विपमेंट फॉर टीयर शेडिंग। तो ये तो दूसरे शेरों में भी आता है कि जब बाहर आ जाती है तो जो आशिक लोग होते हैं उनके ज़ख्म भी हरे हो जाते हैं। उनके लिए खुशी का टाइम नहीं होता, उनके लिए रोने का टाइम होता है। तो उनके जो दुख दर्द होते हैं वो और डीप हो जाते हैं। तो आई थिंक दैट इज़ द जेस्ट ऑफ दिस शेयर। तो बेसिकली द ब्यूटीफुल स्प्रिंग सीजन इज़ अ सीजन फॉर शेडिंग टीयर्स, इट्स नॉट ए सीजन फॉर सेलिब्रेशन, सर्टनली नॉट ए सीजन फॉर सेलिब्रेशन फॉर द लवर्स। तो पहली लाइन तो ये कह रही है कि बहारे रंगे खूने गुल है सामा अश्क बारी का, राइट, कि ये जो खूनों के गुलों के खून की जो बहार आई है ये अश्कबारी करने का सामान है, ये अश्कबारी करने का टाइम है। और दूसरी लाइन में कहते हैं जुनून बर्क मीन्स मैडनेस ऑफ द लाइटनिंग, बर्क मीन्स लाइटनिंग, नश्तर मीन्स लैंडसेट, सम काइंड ऑफ ए शार्प ऑब्जेक्ट है, रगे अब्रे बहारी का। तो अब्रे बहारी मीन्स दिस क्लाउड ऑफ द स्प्रिंग टाइम, रग मीन्स वेन। तो वो ये कह रहे हैं कि इस बहार के अंदर के सीज़न के अंदर जो बर्क है वो इतनी पागल हो जाती है, इतनी जुनून से भर जाती है कि वो इट एक्ट्स लाइक ए नश्तर, लाइक ए लैंडसेट, और वो जाके क्या करती है कि जो बहार का जो क्लाउड होता है उसकी जो रग होती है उसको काट देती है और यहाँ इट पियर्सेस इट। या तो इन्होंने यहाँ पे जो अब्रे बहार है, जो अब्रे बहारी जो है उसको परसोनीफाई कर दिया है, राइट, कि अगर आप कोई शार्प ऑब्जेक्ट आपकी काट देगा वेन्स तो आपके अंदर से खून निकलेगा। इस केस के अंदर लाइटनिंग इज एक्टिंग लाइक दैट शार्प ऑब्जेक्ट दैट कट्स और पियर्सेस द वेन ऑफ द
क्लाउड इन द स्प्रिंग सीजन, और उसकी वेन जो है, उसकी रग जो है काटने से क्या होगा, खून निकलेगा, उसका अश्कबारी होगी, क्या होगी, बारिश होगी। और बारिश को उन्होंने क्या किया है, दो चीज़ों से कंपेयर किया है। एक तो आप प्रेटी स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपैरिजन रोने से, कि अब उन्होंने पहली लाइन में कहा था कि ये अश्कबारी होने करने का सीज़न है, तो उन्होंने लाइटनिंग ने, बर्क ने जाके काट दिया अब्र को, और अब वो रो रहा है, बारिश कर रहा है। तो दैट इज़ द अश्कबारी, दैट इज़ द शेडिंग ऑफ टीयर्स दैट ही इज़ टॉकिंग अबाउट। इसके अंदर खून की भी बात हो सकती है, बट आई थिंक द स्ट्रेट फॉरवर्ड मीनिंग इज़ दैट ही इज़ कंपेयरिंग रेन टू द टीयर्स ऑफ द लवर। तो अब देखें कितनी लेयर्स हैं इसके अंदर इमेजिनेशन की या इमेजरी की। तो सीधा सीधा इमेजरी से इसका मतलब जो है निकालना मुश्किल है, लेकिन आई थिंक इसका मतलब जो है वो पहली लाइन के अंदर है कि बहार रंगे खूने गुल है सामा अश्क बारी का, कि ये जो बहार आई है ये खुशी का टाइम नहीं है, ये रोने का टाइम है। और नेचर इसके अंदर कैसे रो रही है उसको उन्होंने दूसरी लाइन में डिस्क्राइब कर दिया है कि जुनूने बर्क नश्तर है रगे अब्रे बहारी का। तो आई होप इट मेड सेंस, many layers of imagery and imagination here, so really hard to nail down the exact meaning. So I hope it made sense. Thank you very much.